नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और बच्चों यदि भारतीय संविधान की बात करें तो हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने जो राज्य की विधायिका थी लेजिस्लेटिव स्टेट की, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों अगर राज्य की विधायिका के विषय में अगर बात करें तो हमने जो लास्ट क्लास करी थी बच्चों, उसमें हमने विधान परिषद के विषय में हमने पढ़ लिया था बच्चों। तो आज जो हमारा चलेगा बच्चों वो चलेगा राज्य की न्यायपालिका, और जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। चलिए बच्चों, तो पढ़ते हैं हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के विषय में। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। और बच्चों अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो जो हमारा उच्च न्यायालय है, जो हमारा बच्चों हाई कोर्ट है, वो है अनुच्छेद 214 से 232 तक। उच्च न्यायालय होगा बच्चों हमारा अनुच्छेद 214 से 232 तक। यानी कि बच्चों जो हमारा हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक होगा बच्चों हमारा जो उच्च न्यायालय होगा। देखिए बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में हम बात कर चुके थे भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के विषय में बच्चों। और जब बच्चों हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो हमने वो सारी बात की थी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें घोषणा की गई कि भारत में एक न्यायालय की स्थापना की जाएगा। और बच्चों फिर उसी एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले 1774 में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी बच्चों। 1774 में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये चीजें हमने बच्चों पढ़ ली थी। तो जो सारी की सारी चीजें थी बच्चों वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थी। तो अगर आज बात करें बच्चों, तो आज जो हमें पढ़ना है वो हाई कोर्ट के विषय में पढ़ना है, उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ना है। तो अगर बच्चों हम हाई कोर्ट के संदर्भ में बात करें, अगर बच्चों हाई कोर्ट के संदर्भ में बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार है बच्चों वो उच्च न्यायालय अधिनियम लेके आती है 1861 में। एक अधिनियम लेके आती है, एक्ट लेके आती है 1861 में, 1861 में। और उसके तहत सबसे पहले भारत में 1862 में यानी कि अगले वर्ष 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है, जो कि हमारा एक कलकत्ता में था, एक हमारा मद्रास में था और एक हमारा बॉम्बे में था। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो यानी कि सबसे पहले जो इसकी हिस्ट्री है उच्च न्यायालय की, थोड़ा उसके विषय में जान लेंगे। तो लिखेंगे उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई। स्थापना की घोषणा की गई। यानी कि बच्चों 1861 में घोषणा की गई कि भारत में जो है उच्च न्यायालय स्थापित होंगे, हाई कोर्ट स्थापित होंगे। एक्ट लाया गया उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, जैसे बच्चों जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था हमने तो एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ऐसे यहाँ पे एक एक्ट आया उच्च न्यायालय अधिनियम यानी कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 बच्चों। ठीक है, अब इसी एक्ट के तहत बच्चों 1862 में 3 न्यायालय की स्थापना हुई। तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा बच्चों, इसी अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत 1862 में
3 न्यायालयों की स्थापना की गई। 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। 3 न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, एक जो हमारा न्यायालय स्थापित हुआ था वो कलकत्ता में, एक हमारा बॉम्बे में स्थापित हुआ था बच्चों, और एक जो हमारा उच्च न्यायालय है वो स्थापित हुआ बच्चों हमारा मद्रास में। यानी कि जो 1861 का हाई कोर्ट एक्ट था, इसके तहत बच्चों घोषणा हुई, और उसके बाद जो हाई कोर्ट की बच्चों जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो वो हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अगर हम यूपी की बात करें तो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1866 में। अगर हम यूपी के संदर्भ में बात करेंगे बच्चों तो जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी। तो इसे भी हम लिख लेंगे यहां पे, तो हमारा होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। यानी कि जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है बच्चों, तो जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, 1866 में हुई। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 214 की बात करें, अनुच्छेद 214 की बात करें, तो अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य, जो प्रत्येक भारत में राज्य होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 214। तो हमारा सबसे पहले होगा अनुच्छेद 214। तो हमारा जो अनुच्छेद 214 है ये कहता है प्रत्येक राज्य का अपना, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। इतनी बात के लिए बच्चों ये कह रहा है कि भारत में जो हर एक राज्य होगा, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। तो जो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं, और अगर इसी के साथ यूटी की बात करें तो लगभग हमारे देश में 8 यूटी है। तो इस प्रकार से अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो लगभग हमारे 36 बैठते हैं, यानी कि हमारे लगभग 36 हाई कोर्ट्स होने चाहिए थे। लेकिन अगर एट प्रेजेंट बात करें बच्चों, वर्तमान में अगर बात करें हम, तो वर्तमान में हमारे देश में जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 25 है। यानी कि वर्तमान जो उच्च न्यायालय है, वर्तमान हाई कोर्ट है, उनकी संख्या 25 है। जबकि जो अनुच्छेद 214 है हमारा, ये कह रहा है प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, यानी एक राज्य एक हाई कोर्ट। अब हम कह रहे हैं कि जो फिलहाल हाई कोर्ट्स है उनकी संख्या कितनी है, 25 है। अब बात ये आई कि अब मैटर कैसे हो गया भाई, 214 तो कह रहा प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, और दूसरा हम कह रहे हैं कि वर्तमान जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 25 है। तो ये उस चीज को समझते हैं, यहां हम नोट डालकर लिखेंगे, और नोट डालकर लिखेंगे वर्तमान में उच्च न्यायालयों, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। यानी कि जो फिलहाल हमारे देश में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उनकी संख्या कितनी है, 25 है। अब हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 231, एक अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 बच्चों ये कहता है कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अगर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का भी प्रावधान कर सकती है।
तो यानी कि जो अनुच्छेद 214 है हमारा, वो कह रहा था कि एक राज्य एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन इसकी बात को जो काटने का कार्य करते हैं बच्चों, वो करता है अनुच्छेद 231। तो आइए अनुच्छेद 231 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 231 कहता है संसद के पास यह अधिकार है, संसद के पास यह अधिकार है कि वो नियम बनाकर संसद के पास यह अधिकार है कि वो नियम बनाकर दो से अधिक राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय, संयुक्त उच्च न्यायालय का भी प्रावधान कर सकता है। यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि हमारी जो पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, उसके पास ये अधिकार है, अगर वो चाहे तो दो या दो से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। यानी कि जो दो या दो से अधिक राज्य हैं उनका एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, वो संसद तय करेगा आपका। तो उन्हें जो है बच्चों हम संयुक्त उच्च न्यायालय कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त उच्च न्यायालय कहेंगे बच्चों। तो आइए अब एक बार हम ये देख लेंगे कि भारत में वो कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जिन पे एक से अधिक राज्यों का भार है, यानी कि जो संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो आइए एक बार उनकी टेबल भी पढ़ लेंगे। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चीजों को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम जो हमारे देश में जो भी प्रमुख संयुक्त उच्च न्यायालय हैं उनके विषय में एक बार पढ़ लेंगे कि हमारे देश में जो है कौन कौन सा संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे हम हरियाणा का लिखेंगे, टॉपिक होगा हमारा संयुक्त उच्च न्यायालय, संयुक्त उच्च न्यायालय। संयुक्त उच्च न्यायालय। तो हम देखेंगे कि बच्चों हमारे देश में जो कौन कौन से जो है संयुक्त उच्च न्यायालय है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उन पे जो कार्यभार है वो किस किस का कार्यभार है। तो अगर हम बात करें बच्चों हमारे देश में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, पहला होगा हमारा कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। और अगर बच्चों हम कोलकाता उच्च न्यायालय की बात करें तो जो कोलकाता उच्च न्यायालय है हमारा, इस पर एक तो भार है आपका पश्चिम बंगाल का, साथ ही अगर हम बात करें तो बच्चों इसी पर जो भार है वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने बात करी कलकत्ता उच्च न्यायालय, और कलकत्ता उच्च न्यायालय बच्चों जो भार है वो किस किस का, एक तो पश्चिम बंगाल का है और इसी के साथ हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे उच्च न्यायालय है, और हम बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें बच्चों, बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय पे एक तो जो बच्चों भार है वो महाराष्ट्र का है, और इसी के साथ बच्चों एक है दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव व दादर नगर हवेली। तो बच्चों एक तो हमारा महाराष्ट्र का इस प्रकार ये भार, इसी के साथ अगर बात करें हम दमन दीव व दादर नगर हवेली, जो कि पहले अलग अलग यूटी होते थे, 2020 में इन दोनों का विलय कर दिया गया, और पहले दमन दीव अलग होता था बच्चों, और जो हमारा दादर नगर हवेली होता था वो अलग होता था, तो बाद में इन दोनों को संयुक्त कर दिया गया बच्चों। और इसी के साथ अगर बात करें बच्चों तो जो हमारा बॉम्बे उच्च न्यायालय, इस पर एक जो अतिरिक्त भार है वो किसका है, हमारा गोवा का है।
यानी कि जो कोलकाता उच्च न्यायालय था उस पर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का था। इसी के साथ बच्चों अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो उस पर महाराष्ट्र का है और दमन द्वीप का है। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें हमारा मद्रास उच्च न्यायालय है, हमारा तीसरा होगा बच्चों वो होगा हमारा मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय पर जो भार होगा बच्चों वो होगा हमारा तमिलनाडु और एक होगा हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा हो जाएगा पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें बच्चों तो उस पर एक होगा भार पंजाब का, इसी के साथ भार होगा इसी पर हरियाणा का, और इसी के साथ बात करें तो हमारा जो यूटी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है बच्चों तो चंडीगढ़ का भी जो भार होगा बच्चों वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पर ही है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा एक होगा, सॉरी ये नंबर 4 होगा, तो होगा हमारा नंबर 5 गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें बच्चों तो इस पे एक जो भार होगा बच्चों वो होगा हमारा असम का, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य है असम का भार होगा। इसी के साथ भार होगा नागालैंड का, नागालैंड के साथ भार होगा मिजोरम का, मिजोरम का, असम हो गया हमारा, नागालैंड हो गया हमारा, मिजोरम हो गया बच्चों हमारा, और एक इसी के साथ हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अगर देखा जाए तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इस पे 4 राज्यों का भार है बच्चों, असम का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है, अरुणाचल प्रदेश का है। इसी के साथ बच्चों अगर हम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें तो उस पर एक तो भार होगा बच्चों जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, और एक भार होगा लद्दाख का, ठीक है। और इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें तो हमारा जो 7वां होगा वो होगा एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। एर्नाकुलम उच्च न्यायालय, तो अगर एर्नाकुलम उच्च न्यायालय की बात करें तो इस पर बच्चों एक तो हमारा भार होगा केरल का, क्योंकि जो मुख्य पीठ है वो केरल में है आपकी, और एक जो भार होगा बच्चों वो होगा लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो बच्चों ये अगर हम बात करें तो ये हमारे 7 हमारे देश में ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो संयुक्त उच्च न्यायालय का काम करते हैं, यानी कि ये संयुक्त उच्च न्यायालय हमारे जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय पर जो भार है वो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार का है, बॉम्बे उच्च न्यायालय पर महाराष्ट्र दमन द्वीप दादरा नगर हवेली और गोवा का है, मद्रास उच्च न्यायालय पर तमिलनाडु और पुदुचेरी का है, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ का है भार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भार है, और अगर हम एर्नाकुलम उच्च न्यायालय की बात करें तो इस पर जो बच्चों भार है वो केरल और लक्षद्वीप का है। तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, तो इसे रफ करते हैं हम। अगर बच्चों हम यूटी की बात करें तो हमारे देश में 2 यूटी ऐसी हैं जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। उसमें एक जो है हमारा वो दिल्ली है, जो दिल्ली है आपका, दिल्ली के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। और इसी के साथ अगर बात करें बच्चों हम जम्मू और कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है बच्चों, जम्मू कश्मीर के पास भी अपना जो खुद का जो है वो हाई कोर्ट है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है और दिल्ली के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। बाकी हमारे देश में जितने भी यूटी हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चों, वो किसी न किसी और राज्य पे जो है उनका अतिरिक्त प्रभार है बच्चों।
तो इस बिंदु को भी हम नोट डाल के लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे हम नोट डाल के। और नोट में हम लिखेंगे बच्चों दिल्ली व जम्मू कश्मीर, दिल्ली व जम्मू कश्मीर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं के उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली व जम्मू कश्मीर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं के उच्च न्यायालय हैं। यानी कि हमारे देश में जितने भी यूटी हैं आपके, तो केवल 2 यूटी ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के बच्चों हाई कोर्ट है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ अगर हम बच्चों सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की अगर योग्यता देखें बच्चों, तो वही जैसे हाई कोर्ट में 2 योग्यता थी, इसी प्रकार अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में भी सेम वही 2 योग्यता है। तो हम देख लेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता। चलिए बच्चों, अगर हम हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता की बात करें, तो बच्चों जो पहली योग्यता है वो है हमारी, वह भारत का नागरिक हो। और बच्चों अगर इसी के साथ दूसरी योग्यता की बात करें, तो दूसरी योग्यता होगी कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर रहा हूं। अगर बच्चों ये भी नहीं है, तो फिर दूसरी इसमें चॉइस है कम से कम 10 वर्षों तक राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो। राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो। यानी पहला है वह भारत का नागरिक हो, उसके बाद कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर रहा हो। अगर ये योग्यता नहीं है बच्चों, तो कम से कम 10 वर्षों तक राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो। यानी कि जो राज्य की न्यायिक सेवा है उसमें उसने अपना योगदान दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता है। इसी के साथ बच्चों अगर हम नियुक्ति की बात करें कि जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में ये तो हमारी क्या होगी बच्चों, योग्यता होगी। तो हमें पता लग गया कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या होगी। इसी के साथ बच्चों अगर हम नियुक्ति की बात करें कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में नियुक्ति कौन करेगा। और हम नियुक्ति की बात करें बच्चों, तो जो नियुक्ति करने का काम करता है बच्चों हाई कोर्ट में जजों की, तो नियुक्ति करने का काम बच्चों राष्ट्रपति ही करता है।
और सेम वही चीज जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ी थी कि जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वो किसकी मदद से करेगा, तो से करेगा कोलेजियम। जो आपका कोलेजियम है, कोलेजियम की सलाह से करेगा, कोलेजियम सलाह देगा और उसकी सलाह के आधार पर ही हाई कोर्ट्स में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से करता है। राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से करता है। कोलेजियम की सलाह से करता है। ये बात क्लियर है बच्चों। तो ये कह रहा है कि बच्चों जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति करेगा बच्चों वो किसकी सलाह से करेगा, तो वो करेगा कोलेजियम की सलाह से। अब बच्चों कोलेजियम क्या है क्या नहीं है, तो इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी बच्चों सुप्रीम कोर्ट में। जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी कि हमारा कोलेजियम क्या है, कोलेजियम में कितने सदस्य होंगे, कोलेजियम किस प्रकार से काम करेगा। तो यदि आपको कोलेजियम के विषय में नहीं पता है तो आप जो हाई कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक है, आप जब उसे पढ़ोगे तो वहां पे आपको विस्तार पूर्वक कोलेजियम के विषय में बताया गया। तो आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें बच्चों हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी जज बनने की योग्यता क्या होगी उस चीज का हमें पता लग गया। इसी के साथ जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो जजों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा उसका भी पता लग गया कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके त्यागपत्र के विषय में देख लेंगे एक बार। देखिए बच्चों हमें पता लग गया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी इस चीज के विषय में पता लग गया, और इसी के साथ जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है उसके विषय में पता लग गया। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे हमें उनकी नियुक्ति के विषय में पता लग गया कि नियुक्ति कौन करेगा, उनकी योग्यता क्या होगी। अब देखते हैं हम शपथ के विषय में कि जो हाई कोर्ट के हमारे जज हैं उन्हें शपथ कौन दिलाएगा। तो अगर बच्चों हम शपथ की बात करें तो यहां पे होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य, शपथ दिलाने का कार्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। यानी कि बच्चों की जो हमारा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसके जो न्यायाधीश होंगे उन्हें जो शपथ दिलाएगा, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजों को शपथ दिलाने का कार्य करेगा बच्चों, वो जो यूपी की आपकी जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो शपथ दिलाने का कार्य करेगा। तो यानी कि जो जिस राज्य में अपॉइंट होएगा हाई कोर्ट में, वहां का जो राज्यपाल है वही शपथ दिलाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसके त्यागपत्र की बात करें, और हम बात करें त्यागपत्र की, तो हम देख लेंगे बच्चों त्यागपत्र। तो त्यागपत्र में होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, अगर उन्हें अपना त्यागपत्र देना होगा, अपना जो रिजाइन देना होगा, तो वो रिजाइन किसे संबोधित करके देंगे? तो वो संबोधित करके देंगे बच्चों राष्ट्रपति को। इसी के साथ अगर बच्चों ने पद से हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो यहां पे हम लिखेंगे पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से अगर हटाने की प्रक्रिया का हम देखें तो यहां पे होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाता है। उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये कह रहा है कि बच्चों कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज को हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की होगी। अब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की वही प्रक्रिया होती है बच्चों जो प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, और जिस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया बच्चों। ठीक है, लेकिन याद रखना महाभियोग जो टर्म का यूज होगा बच्चों, महाभियोग टर्म का जो यूज करेंगे हम वो केवल किसके लिए करेंगे? राष्ट्रपति के लिए करेंगे। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम होगा, वही प्रोसीजर होगा जो प्रोसीजर राष्ट्रपति और जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में होता। तो अगर आप राष्ट्रपति की वीडियो देख लोगे, सुप्रीम कोर्ट की वीडियो देख लोगे, तो आपको वहां पता होगा कि वो जो हटाने का प्रोसीजर है वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार से जो है आपका प्रस्ताव लाया जाएगा, किस प्रकार से पारित होगा, कितने मिनिमम सदस्य कितने चाहिए, वो सारी चीजें जो है वहां विस्तार पूर्वक उसमें बता दी गई थी बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें, ये जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी अगर सेवानिवृत्ति की बात करें तो उसे हम यहां नोट डाल के लिख देंगे। नोट में लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इनकी जो हमारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज हैं बच्चों, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी है बच्चों? तो 62 वर्ष है। इसी के साथ बच्चों अगर हम इनके वेतन भत्तों की बात करें, तो अगर हम वेतन की बात करें बच्चों, तो यहां हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा, लिखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन
2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है, प्रति माह होता है। वहीं अन्य न्यायाधीशों का वेतन, वहीं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह होता है। 2,25,000 रुपये प्रति माह होता है। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन जो होगा वो होगा 2.5 लाख रुपये प्रति माह, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे बच्चों उनका वेतन जो होगा वो होगा 2,25,000 रुपये प्रति माह बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें जो हमारे हाई कोर्ट के जो जज होते हैं बच्चों, अगर इनकी हम वेतन भत्तों की बात करें तो इनकी जो सैलरी है बच्चों वो राज्य सरकार देगी, सैलरी राज्य सरकार देगी। वहीं जब इनकी पेंशन की बात आएगी तो पेंशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। पेंशन देने का काम कौन करेगी बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। चलिए आप फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखिए हमने बात की इनके वेतन और भत्तों के विषय में। अब जो समस्या यहां पे पैदा हुई कि मान लीजिए कोई एक जज है, कोई ए नाम का जज है, और वो जो जज है बच्चों वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, और उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपनी सेवाएं दी बच्चों वो 5 वर्ष दी, और 5 वर्ष देने के बाद बच्चों जब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था बच्चों तो उसके जो वेतन और भत्ते दिए वो यूपी गवर्नमेंट ने दिए। उसके बाद बच्चों उसका जो ट्रांसफर हो गया वो मद्रास हाई कोर्ट में हो गया। जब बच्चों उसका ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट में हो गया उसका, तो उसके जो वेतन भत्ते हैं वो कौन, जो तमिलनाडु की सरकार है वो देगी। और उसके बाद पता लगा वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, और बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने अपने कुछ साल सेवाएं दी, और बॉम्बे हाई कोर्ट से ही बच्चों वो सेवानिवृत्त हो गया। उसकी आयु 62 वर्ष होगी। तो अब समस्या पैदा ये हुई कि उसकी पेंशन कौन देगा। भाई मद्रास ने कहा कि हमारे यहाँ आपने 4 साल काम करा, हमने सैलरी दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ने कहा भैया आपने हमारे यहाँ 5 साल काम करा, हमने 5 साल का आपका वेतन दे दिया। अब मैटर ये आई कि जी पेंशन कौन देगा, किसी एक राज्य के लिए तो उसने काम नहीं किया पूरी जिंदगी भर। तो मैटर ये हुआ, नियम यहां बनाया गया कि जब तक वो काम करेगा, वो जिस भी स्टेट में रहेगा, जो सैलरी देने का काम करेगा बच्चों वो करेंगे राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। और रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों उसे जो कुछ भी पेंशन देनी होगी तो पेंशन देने का जो काम करेगा बच्चों वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। चलिए बच्चों इसे भी हम लिखते हैं, तो हम यहां पे नोट डाल के लिखेंगे बच्चों। नोट में हम लिखेंगे बच्चों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये कि बच्चों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि इनकी पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। केंद्र की संचित
निधि पर भारित होती है। केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। तो बच्चों यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनके जब तक वो काम करेंगे तो उनके जो वेतन और भत्ते भारित होंगे बच्चों वो राज्य सरकार पे होंगे। और उसके बाद बच्चों जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जो पेंशन है बच्चों वो भारित किस पे होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगी, संघ सरकार पे होगी। तो बच्चों यदि हम हाई कोर्ट के विषय में बात करें तो हाई कोर्ट के विषय में यही हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे। जो क्वेश्चन हमारे हाई कोर्ट से मोस्टली जो पुटअप होते हैं वो यहीं से पुटअप हो जाते हैं बच्चों। अब उच्च न्यायालय हमने कहा था बच्चों अनुच्छेद 214 से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 232 तक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट बोल देते हैं हम, वो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, एक दो लाइन का, तो सभी साथ ही आज खत्म कर लेंगे यहीं पे। तो हम यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल लेंगे अपना अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, इसे बच्चों हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देते हैं। इंग्लिश में हम बोल देंगे इसे लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट। और ये होगा अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 233 से 237। इसे बच्चों हम जिला एवं सत्र न्यायालय बोल देते हैं, हमारा अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अब बच्चों अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो जिला न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है बच्चों वो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो करता है बच्चों वो किसकी सलाह पर करता है? तो वो करता है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर। और इसी के साथ बच्चों अगर इनका कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल लगभग 60 वर्ष का होता है बच्चों। चलिए देखते हैं, देखेंगे इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह लेता है, आयोग की सलाह लेता है। बच्चों इसमें क्या है कि हमने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह लेता है। मैटर ये है आपको इसमें एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आपने सुना होगा पीसीएस जे का एग्जाम, तो जो पीसीएस जे का एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोअर कोर्ट है हमारा उसमें जज बन जाएगा। और उसे जो अपॉइंट करने का काम करेगा वो कौन करेगा बच्चों? राज्यपाल करेगा। और इसी के साथ बच्चों अगर इनकी हम सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो इनकी जो सेवानिवृत्ति की जो बच्चों आयु होती है, तो जो हमारी सेवानिवृत्ति की इसमें जो बच्चों आयु होगी वो हमारी कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। कितनी होगी? 60 वर्ष होगी इनकी सेवानिवृत्ति की आयु बच्चों। तो यानी कि इसका सीधी सी बात है, जब हमने हाई कोर्ट पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट पढ़ा बच्चों, हमने वहां पे किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम की बात नहीं की, हमने योग्यता पढ़ी। अगर बच्चों यहाँ की बात करें तो यहाँ बच्चों आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, पीसीएस जे का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और जो जुडिशरी के एग्जाम को क्लियर कर लेगा वही बच्चों जो है उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसकी जो नियुक्ति है वो बच्चों राज्यपाल जो है आपकी कर देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो हमारा जो लोअर कोर्ट है अधीनस्थ न्यायालय उसमें इतना ही है। और इसी के साथ बच्चों जो हमारा भाग 6 था बच्चों, हमारा भाग 6 समाप्त हो गया इसी के साथ। अगर भाग 7 की बात करें तो बच्चों भाग 7 हमारा संविधान में है नहीं, भाग 7 जो है वो डिलीट हो चुका। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो हम बात करेंगे वो भारतीय संविधान के भाग 8 की करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।